हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब जो है क्लास 10th का फिजिक्स में देखेंगे कि दर्पण क्या होता है। इससे पहले के वीडियो में हम सब जाने थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसका नियम। उसके बाद जाने थे हम सब जो है प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब दो प्रकार होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। और आज हम सब जानेंगे दर्पण के बारे में। तो ये जो होगा हमारा वीडियो नंबर 4 होगा। इससे पहले जो है 3 वीडियो इससे रिलेटेड जो अपलोड है, तो आप जो है उसको देख सकते हैं। तो वही जो है ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद जो है आपका ये क्लियर होगा। तो यहाँ पर जो है दर्पण क्या होता है कि दर्पण, सबसे पहले हम सब जाने कि प्रकाश के बारे में पहले पढ़े कि प्रकाश जो है सरल रेखा में चलती है। प्रकाश जो है ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद देखें कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद प्रकाश को समझें कि प्रकाश क्या है, कि मात्र हम जो समझने के लिए प्रकाश क्या है कि एक किरण के रूप में हम देखें। तो प्रकाश की जो किरण है, एक किरण की बात किया जाए तो वो प्रकाश जो बना हुआ है, अभी जो दिख रहा प्रकाश, तो ये एक किरणों का समूह हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। और किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार होता है, समांतर किरण पुंज, अपसारी और अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है, तो ये कहा गया है कि अगर कहीं पर प्रकाश का परावर्तन होगा, परावर्तन मतलब कहीं पर प्रकाश पड़ेगा लौट के वो आएगा, तो परावर्तन का मतलब ही होता है लौट जाना। अगर कहीं प्रकाश का परावर्तन हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रकाश के परावर्तन में जो नियम है, कहीं भी प्रकाश का परावर्तन होगा तो उसका 2 नियम है, 2 नियम का वो पालन तय है कि वो करेगा ही करेगा। कहीं पर प्रकाश पड़ता है तो टकरा के और वो वापस आ जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन। अब नियम ये है कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण मतलब जो प्रकाश किरण जो है पहली बार कहीं पर कोई सतह पे पड़ रही है, तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। तो आपतित किरण और जो सतह पे पड़ के टकरा के जो लौटेगी, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और जहाँ पे टकराई है तो उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा जाता है, तो ये तीनों के तीनों एक ही समतल में होता है, और इससे जो कोण बन जाता है आपतन कोण, परावर्तन कोण, तो ये दोनों के दोनों बराबर होता है। तो ये प्रकाश का परावर्तन का नियम है। उसके बाद प्रतिबिंब जो हम सब देखे थे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को नहीं उतारा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो ये सब जाने थे। आज हम सब जो है दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। अब दर्पण क्या होता है कि ये जो है किसी भी चीज़ को हम दर्पण बोल सकते हैं, बशर्ते कंडीशन ये है कि प्रकाश उस पर जो प्रकाश किरण पड़ता है ना, तो उसका अगर 100 किरण पड़ा तो उसमें से अगर 90 किरण को वो अगर गुजार देगा, 90 से 95 किरण को अगर वो गुजार देगा, तो ही उसको हम दर्पण बोलेंगे। जैसे किसी भी सतह पर प्रकाश अगर पड़ जाती है तो वहाँ पर टकरा के वो वापस आती है। लेकिन क्या होता है कि सभी किरण, जितना किरण टकराई है कहीं पर कोई भी सतह पर, तो उतना किरण वापस नहीं लौट पाती है। उसमें से कुछ किरण जो है वो वस्तु अवशोषित कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे ये किरण यहाँ पर ये बोर्ड है, इस पर प्रकाश किरण पड़ेगी और पड़ने के बाद जो है टकराएगा। इस पर प्रकाश किरण पड़ती है और इससे जो है लौटती जो किरण है, तो अगर मान लीजिए कि 100 किरण इस पर पड़ी तो 100 किरण नहीं गुजरेगा, 100 किरण निकलेगा नहीं, लौट के वापस 100 किरण नहीं आएगा। हो सकता है कि 70 आए, 80 आ जाए। तो प्रकाश किरण जितना ज़्यादा संख्या में अगर उससे लौट के आ रहा है तो उतना अच्छा वो दर्पण हो जाएगा। लेकिन दर्पण होने के लिए जो है, अगर 100 किरण कहीं गया है तो उसमें से 90 से 95 किरण जो है अगर वापस आ रहा है, तब जो है प्रतिबिंब अच्छा से बनता है। जैसे इसमें भी जो है ये बोर्ड पर भी प्रतिबिंब थोड़ा सा जो है बन रहा होगा मेरा, लेकिन उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दर्पण नहीं है। इससे जो है अगर 100 किरण यहाँ पे पड़ रहा होगा तो मान ली कि 60-70 किरण ही जा रहा होगा, तो इसलिए उतना अच्छा से प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। यही पर अगर आईना लगा देते हैं, कांच आईना, तो आईना में क्या है कि प्रकाश किरण पड़ेगी और 100 किरण पड़ी है तो अगर 90 से 95 किरण जो वो लौटा देती है, तो इसीलिए उसको दर्पण बोलते हैं। तो दर्पण का मतलब भी यही होता है कि वो प्रकाश किरण का अधिकांश भाग, वही 90 से 95% भाग को जो है लौटा देता है, परावर्तित कर देता है, तो उसी को दर्पण बोलते हैं। ऐसे आपको लैंग्वेज दिख रहा होगा। और आई होप कि आप जो है वो नोट्स जो है बना रहे होंगे। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश का परावर्तन, सब्जेक्टिव में तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है बना के नए तरीके से बना के फंसाया जाता है। तो फिर से जो है आपको फंसना नहीं है, तो इसको आप जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है बस। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप बता ही देंगे। तो यहाँ दर्पण क्या होता है कि दर्पण प्रकाश का जो है, प्रकाश किरण का अधिकांश भाग 90 से 95 भाग को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, उसी को जो है दर्पण बोलते हैं।
तो दर्पण समझे कि दर्पण क्या होता है कि ये प्रकाश किरण का जो है प्रकाश किरण का कितना % भाग को परावर्तित कर देता है, तो 90 से जो है वही 90 से 95% भाग को परावर्तित कर देता है, तो उसी को दर्पण बोलेंगे। दर्पण वह पदार्थ समझिए कि जो प्रकाश किरण का जो है 95% 90 से 95% भाग को परावर्तित कर देगा, तो उसको दर्पण बोलेंगे। जैसे ईंट हुआ, तो ईंट पे प्रकाश किरण पड़ता है, किसी प्रकाश किरण पड़ता है, और वो प्रकाश किरण जो है वो उतना अच्छा से नहीं लौट पाता। जैसे 100 किरण पड़ा, उसमें से हो सकता है कि और कम 40 किरण जो है लौटा रहा है, इसलिए उस पर किसी का मतलब प्रतिबिंब नहीं बनता है, छाया नहीं बनता है। किसी के चेहरे पर, जैसे सामने अगर कोई आदमी खड़ा है तो उसका चेहरा मेरे चेहरे पे नहीं बनता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमसे जो टकरा के गया है प्रकाश किरण, अगर 100 आया है तो 95 अगर चला जाता ना, तब हमारे चेहरे पर किसी का प्रतिबिंब बन जाता, या फिर कोई भी वस्तु पर प्रतिबिंब बन जाता। वहीं अगर देखिएगा जितने भी पेंट वगैरह किया जाता है, तो पेंटिंग जैसे साइकिल का घंटी वगैरह है, तो वहाँ पर भी जो प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उसको कांच नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो हो सकता है कि 80% भाग को वो लौटा देता होगा, मतलब अधिकांश में से जो है 80% लौटा देता होगा, जिसके कारण चेहरा का प्रतिबिंब तो बनता है, लेकिन उतना स्पष्ट से नहीं बनता जितना और ये बन जाता है ये आईना में, मिरर में जितना बन जाता है। अब ये दर्पण जो है 2 टाइप का होता है। तो दर्पण 2 प्रकार होता है। एक होता है कि समतल दर्पण, समतल दर्पण होता है, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। और दूसरा जो होता है वो होता है गोलीय दर्पण। एक होता है समतल और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। स्फेरिकल होता है मिरर। तो समतल दर्पण क्या होता है कि इसका परावर्तक सतह, अब परावर्तक सतह समझते हैं कि परावर्तक सतह क्या होता है। परावर्तक का मतलब होता है कि जिस पर प्रकाश किरण पड़ के वापस लौटती है, जिस सतह से, जैसे ये जो सतह है, तो ये सतह से प्रकाश किरण यहाँ पर आई, यहाँ पर मान लीजिए कि एक पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट से टकराई, और टकराने के बाद जो वापस चला गया, तो ये जो हमारा सतह था ना, इस सतह का नाम रखा गया है परावर्तक सतह। तो समतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है, नाम से स्पष्ट है कि समतल होता है, तो इसका परावर्तक सतह कैसा होता है, तो ये समतल होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है वो होता है समतल। इसका परावर्तक सतह जो है समतल होता है, प्लेन होता है, समतल। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उससे जो है समतल दर्पण बोलते हैं। अब समतल दर्पण जो है, अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो घर का जो आईना होता है ना, घर का आईना जो है वो समतल दर्पण होता है। तो ये जो है, अगर समझिए कि ये दर्पण का डायग्राम देखेंगे तो ये लाइन खींच देते हैं और इसके एक साइड जो है इसको कलर कर देते हैं। जब तक कोई कांच है, कांच ले लीजिए, और कांच के दूसरे साइड अगर पेंट कर देंगे ना, तब वो आईना बन जाता है। और पेंट नहीं करेंगे तो उसके बाद प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उतना अच्छा से स्पष्ट से दिखता नहीं है, तो एक साइड जो है पेंट करना पड़ता है। तो ये पेंट कर दिए, ये समझिए कि ये समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, समतल दर्पण का परावर्तक सतह जो है समतल होता है। फिर क्या है कि इसका अगर देखते हैं समतल दर्पण का प्रॉपर्टी, गुण क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण किसी वस्तु का जो है कैसा प्रतिबिंब बनाता है वो देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है, समतल दर्पण जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, अब बताइए कि सीधा बनाता है या फिर उल्टा बनाएगा। आईना के सामने खड़े होते हैं तो वो आईना जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है या उल्टा, तो आईना तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये जो है सीधा प्रतिबिंब बनाएगा ये। अब बताइए कि सीधा प्रतिबिंब जब बनाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब तो 2 टाइप का होता है, एक ठो होता है आभासी और दूसरा वास्तविक। तो वास्तविक आभासी में से सीधा कौन बनाता है, तो वास्तविक आभासी में सीधा कौन बनाता है, तो आपको बताए थे कि एक शब्द याद रखना है, बाऊ और आसी, जिसमें से बाऊ का मतलब क्या हुआ कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, आभासी प्रतिबिंब सीधा होगा। तो समतल दर्पण जो है सीधा जब प्रतिबिंब बनाता है तो इसका मतलब ये क्या होगा, तो ये जो है प्रतिबिंब बनाएगा आभासी।
ये प्रतिबिंब बनाएगा आभासी। आभासी को क्या बोलते हैं? काल्पनिक। तो ये आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वास्तविक मतलब काल्पनिक समतल दर्पण किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है? तो काल्पनिक या फिर आभासी, दोनों एक ही नाम है। याद कैसे रहेगा? तो आईने के सामने खड़े होते हैं तो वो सीधा ही दिखता है, हालांकि वो लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, तो उसको पार्श्व उल्टा बोलते हैं, तो ये आगे गुण है तो उसमें जानेंगे। लेकिन उल्टा कहने का मतलब हुआ कि सिर नीचे पैर ऊपर, तो ऐसा तो नहीं बनता ना, तो ये सीधा बनता है। सीधा कौन प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक या फिर आभासी? तो आभासी बनता है। उसके बाद क्या है इसमें कि समतल दर्पण जो है किसी वस्तु का तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आप देखेंगे कि बड़ा बनाता है। सीधा कहने का मतलब सीधा दिख रहा है, सीधा, जो अभी सीधा है सीधा। उल्टा कहने का मतलब पैर ऊपर हो जाता, सिर नीचे हो जाता, तो ये उल्टा होता है। तो ऐसा तो समतल दर्पण में बनाता नहीं है। उसके बाद है कि उल्टा सीधा तो हो गया। अब बड़ा बनाता है या छोटा बनाता है? तो एक हो सकता है कि जो वस्तु है, जो वस्तु का ओरिजिनल आकार है उससे बड़ा, यानी तो उससे छोटा। और तीसरा कंडीशन हो सकता है कि हूबहू वैसी वस्तु के आकार के बराबर। तो समतल दर्पण जो है वस्तु जैसा वस्तु रहेगा वैसी होकर प्रतिबिंब बनेगा। यानी इसमें वस्तु का आकार जो है प्रतिबिंब के आकार के बराबर आ जाता है। यानी जितने बड़े हम हैं उतना ही बड़े जो है आईना में नजर आएंगे। तो जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। तो इसमें जो है वस्तु का जो आकार होता है, वस्तु का आकार वो बराबर हो जाता है। वस्तु का जो है समतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु का आकार जो है प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब के आकार दोनों जो है जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा जो है प्रतिबिंब का आकार होगा समतल दर्पण में। तो यहाँ तक सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि समतल दर्पण जो है वस्तु का सीधा सीधा कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक या आभासी। उसके बाद जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। फिर क्या है कि समतल दर्पण जो है तीसरा का प्रॉपर्टी, कोई भी वस्तु जो है समतल दर्पण की ओर अगर 5 के स्पीड से आ रहा है, समतल दर्पण की ओर 5 के स्पीड से रियल में आ रहा है, तो दर्पण में अगर उसको देखेंगे ना तो लगेगा 2 गुना, मतलब 10 के स्पीड से आ रहा है। यानी कोई भी वस्तु जैसे गाड़ी साइकिल है या फिर कोई भी बाइक वगैरह है चल रहा है, तो नॉर्मली अगर चल रहा है 30 के स्पीड से चल रहा है, उसी को डायरेक्ट ना देखकर आईना में अगर हम देखेंगे ना तो उस लगेगा कि 30 है, तो 30 का 2 गुना 60 के स्पीड से चल रहा है। तो ये चीज़ होता है। तो समतल दर्पण में किसी वस्तु का जो स्पीड हो जाता है वो रियल स्पीड से 2 गुना हो जाता है। तो अगर कोई वस्तु चल रहा है भी वेग से, भी वेग है, भी चाल से चल रहा है, तो समतल दर्पण में क्या हो जाता है उसका वेग जो है 2 गुना हो जाता है, 2v हो जाता है। तो ऐसे करके इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी वस्तु का वास्तविक वेग या वास्तविक चाल 30 किलोमीटर या फिर 30 मिनट पर सेकेंड है, 30 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका जो है आईना में समतल दर्पण में कितना होगा? तो 2 गुना हो जाता है, 60। तो ये एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें हो सकता है जो लिखा गया प्रॉपर्टी है तो उसमें सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, लेकिन बस उसमें सिर्फ समझ जाना है। और लिखा इधर ऊपर नीचे तो लिख ही सकते हैं ना, कहीं भी लिख सकते हैं, बस समझ जाना है। तो अगर वेग रहेगा भी वेग तो दर्पण में देखेंगे समतल दर्पण में तो लगेगा 2 गुना है। फिर अगर किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाना है पूरा का पूरा, अगर कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में समतल दर्पण में पूरा का पूरा अगर हटा देना है, जैसे आईना के सामने खड़े होते हैं तो जितना जो है आईना के सामने में जितना नज़दीक जाते हैं तो उसी हिसाब से पूरा शरीर का चेहरा बनता है। पूरा का पूरा चेहरा अगर बनाना है, पूरा शरीर को दिखाना है आईना में, तब उतना ही बड़ा हो सकता है कि आईना लेना पड़े। तो कितना बड़ा आईना लेना पड़ेगा? तो हाफ। जैसे अगर कोई वस्तु 5 फीट का है तो पूरा का पूरा चेहरा अगर देखना है उस वस्तु का, या फिर वो कोई भी चीज़ हो सकता है, वो कुर्सी हो सकता है, टेबल, या फिर कोई इंसान हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई इंसान है 6 फीट का, तो उसका पूरा का प्रतिबिंब ऊपर से नीचे की तक वो आईना में अगर प्रतिबिंब बनाना है तो कितना फीट का आईना होना चाहिए? तो उसका आधा, 6 फीट का है तो 3 फीट का होना चाहिए। तो वस्तु को देखने के लिए जो दर्पण का साइज होगा वो आधा होगा। दर्पण का साइज से वस्तु को देखने के लिए, पूरा वस्तु को अगर देखेंगे तो दर्पण का जो साइज होगा वो आधा होना चाहिए, आधा। जितना वस्तु का साइज है उससे आधा होना चाहिए। तो ऐसे लैंग्वेज दिख रहा होगा, तो ये आधा होना चाहिए। तो ये 4 प्रॉपर्टी है। उसके बाद समतल दर्पण क्या करता है कि इससे प्रकाश किरण जब इस पर पड़ता है तो ये क्या करता है, ये जो है पूरा का पूरा जो है अपसारित कर देता है या फिर अभिसारित कर देता है या समांतर। तो ये प्रकाश किरण को क्या कर देता है, ये प्रकाश किरण को समांतर छोड़ देता है, जैसे है वैसे ही रख देता है। तो इससे जो है समांतर किरण पहुँच, समांतर ये कर देते हैं प्रकाश को, पूरा का पूरा समांतर। जैसे ये निकल रहा है तो यहाँ पे पड़ा तो यहीं से जाएगा, तो पूरा का पूरा ये। तो ये समतल दर्पण का प्रॉपर्टी है, ये गुण रहा।
अब इसमें जो है समतल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं। उपयोग में क्या है कि जैसा जिसका गुण होगा उसी हिसाब से उसका काम कर सकते हैं, वही उसी हिसाब से वो काम करेगा। तो ये प्रतिबिंब जो है सीधा बना रहा है, तो सीधा बना रहा है तो इसलिए इसका प्रयोग जो है नॉर्मली जो है लोग अपने चेहरे देखने के लिए जो है करते हैं, अपना फेस वगैरह जो है देखने के लिए करते हैं। नॉर्मली जो घर होता है उसमें सबके घर पर होता है लगा हुआ ये दर्पण, तो सीधा बनाता है इस जिस कारण से, तो चेहरे देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो उपयोग में यूज ऑफ प्लेन मिरर, तो चेहरे देखने के लिए इसका उपयोग कर लेते हैं। फिर क्या होगा, अब ये देख रहे हैं कि वस्तु के आकार के बराबर बनाता है, जितना वस्तु रहता है उतना ही प्रतिबिंब। तो ये बड़ा छोटा नहीं बनाता है, बड़ा छोटा आगे देखेंगे गोलीय दर्पण का 2 पार्ट होता है, उत्तल अवतल। तो वहाँ देखेंगे तो ये हूबहू जितना बड़का रहेगा बस तो उतना ही बड़का ये बनेगा। तो वस्तु के आकार और प्रतिबिंब के आकार दोनों बराबर होता है, इसीलिए भी तो चेहरा देख, अगर मान ली कि चेहरा जो है वो मोटा एकदम कोई भी वस्तु बड़ा है और उसका प्रतिबिंब बना ले छोटा सा बना ले, तो छोटा सा बनाया जाएगा तो वहाँ पर वो स्पष्ट से दिखेगा ही नहीं। फिर है कि इसका उपयोग हम सब कर लेते हैं चेहरा बनाने के लिए, तो चेहरा बनाने के लिए नहीं, चेहरा देखने के लिए। और फिर क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु का अगर वास्तविक प्रतिबिंब देखना है तो वहाँ पर इस दर्पण का उपयोग हम कर सकते हैं। किसी वस्तु का सीधा अगर प्रतिबिंब बनाना है तो इस दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इसका कुछ उपयोग है। तो ये समझ में आया होगा कि ये समतल दर्पण क्या होता है। फिर जो है इसी में देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, कि अगर सामने से 2 दर्पण लगाए हुए हैं, एक पीछे से और एक सामने से लगा रखे हैं, तो यहाँ पर इसके बीच प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है। जैसे अगर देखेंगे सैलून वगैरह में तो वहाँ पर पीछे भी रहता है लगा हुआ ये दर्पण और सामने भी रहता है, और उसमें देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो उसके अंदर भी अंदर कुछ अजीब टाइप का वहाँ पर बहुत सारा प्रतिबिंब बनता है। तो उसकी जो संख्या है प्रतिबिंबों की संख्या, तो वो निर्भर करता है एंगल पर कि किस एंगल पर रखे हुए हैं। तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर जो है 360 बटा जो है थीटा होता है, बशर्ते ये जो है सम संख्या में नहीं होता, विषम संख्या में होता है। यहाँ पर अगर एंगल जो है 60 डिग्री है, यहाँ एंगल जो है 60 डिग्री है, थीटा का मान अगर 2 दर्पणों के बीच एंगल जो है 60 डिग्री पर रखल है वो, तो यहाँ पर अगर प्रतिबिंबों की संख्या देखेंगे तो 360 बटा में 60, तो इससे ही कटा तो 6 तो सम संख्या हो गया ना। ठीक है, अभी सम संख्या में रखना है तो एक जो है जोड़ लेते हैं, एक इसमें जो है जोड़ लेते हैं तो 7 प्रतिबिंब बन जाता है। तो इस तरीके से जो है ये प्रतिबिंब की संख्या, तो ऐसे ये सब आगे भी पढ़ना है, 12th क्लास में भी जानना है। तो यहाँ पर बस समतल दर्पण में बस इतना ही कि इसका जो प्रतिबिंब है वो सीधा बना लेता है, सीधा है तो आभासी है, वस्तु के आकार के बना लेता है प्रतिबिंब, जितना वस्तु होता है उतना प्रतिबिंब। अगर भी वेग से चल रहा है तो दोगुना हो जाता है, दर्पण में देखते हैं। और ये किसी वस्तु का पूरा चेहरा देखना है तो दर्पण का जो साइज़ होना चाहिए आधा होना चाहिए। फिर इसमें जो है समांतर किरण, ये प्रकाश किरण का समांतर ही निकलता है। जैसे आगे उधर देखेंगे ना उत्तल अवतल में, तो प्रकाश को फैला देता है, फिर एक ठोस समेट देता है। तो इसमें जो है बस यहाँ तक ही समझे कि समतल दर्पण क्या होता है। फिर अगले वीडियो में हम सब जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे। तो आई होप कि आपको ये जो है समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन।